अभी तक आपने कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क बस इससे पड़ता है कि आपने इस टॉपिक को पढ़ा है कि नहीं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लास्ट ईयर के PYQ बोल रहे हैं। थंबनेल से सिर्फ आपने टीजर देखा है, वीडियो तो अभी बाकी है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ विद्या। थंबनेल से सिर्फ आपने टीजर देखा है, वीडियो तो अभी बाकी है। ट्रेलर भी नहीं देखा है, आपने सिर्फ टीजर देखा है। इस वीडियो में आपको वो चीज़ बता दूंगा जो आप अभी एज्यूम भी नहीं करते होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि अब मैं इस वीडियो में आपको क्या क्या बताऊंगा। सबसे पहला, आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, क्लास 10th फिजिक्स का सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिजिक्स से जो बन सकते हैं, जिससे ज़्यादा संभावना है कि CBSE बोर्ड उससे क्वेश्चन पूछे। हाँ, लगभग समझिए 95% संभावना है कि CBSE बोर्ड उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चलेंगे। दूसरा, आप जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए हैं उनको मैं शॉर्ट में आपको रिवाइज भी करा दूंगा। उसके बाद आप इसमें जितने भी फॉर्मूले आएंगे, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, जितने इससे रिलेटेड फॉर्मूले आएंगे, वो सारे फॉर्मूले भी मैं आपको बता दूंगा। तो कॉपी और पेन लेके हो जाइए तैयार, क्योंकि अब हम लोग आने वाले हैं युद्ध के मैदान में। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो टॉपिक आता है क्लास 10th के फिजिक्स में, जो कि सबसे हाईएस्ट वेटेज रखता है, वो है लाइट। लाइट चैप्टर से बहुत बच्चे डरते हैं। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि लाइट चैप्टर आपको पढ़ना है तो आप जाके मेरे चैनल पे विजिट कीजिए। एक शॉर्ट वीडियो, छोटा छोटा वीडियो मैंने बना के डाला है, एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में एक्सप्लेन करके मैंने बताया है। साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी का भी मैंने वन शॉट वीडियो जो सिर्फ 50 मिनट का होगा, जिसमें हर चीज, हर कॉन्सेप्ट, हर तरीके के कॉन्सेप्ट, हर टॉपिक क्लियर किया हुआ है मैंने। ठीक है, साथ साथ छोटे छोटे क्वेश्चन, यानी जो इम्पोर्टेंट, पूरे क्वेश्चन मैंने नहीं कराया है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन उठाया है जो कि PYQ है, उससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया है सिर्फ 50 मिनट की वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी का। शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला है लाइट। लाइट में क्या होता है कि न्यूमेरिकल्स, इसमें का न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला में क्या होता है? लाइट का मिरर फॉर्मूला आपको याद है? क्या होता है बताइए? मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। मैं आराम से जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता जाऊंगा मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा, क्या होता है वो टॉपिक अच्छे समझाते भी जाऊंगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। फर्स्ट टॉपिक है लाइट का न्यूमेरिकल्स। मिरर फॉर्मूला पूछा जाता है कि 1/v + 1/u = 1/f। v क्या होता है? तो इमेज डिस्टेंस। u क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। f क्या होता है? फोकल लेंथ। ठीक है, दूसरा है मैग्निफिकेशन पूछा जाता है। मैग्निफिकेशन दोनों का आ सकता है, मिरर का मैग्निफिकेशन, साथ साथ किसका? लेंस का मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मिरर का क्या होता है? मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है? मैग्निफिकेशन यानी कंपैरिजन, इसके और इसके बीच कंपैरिजन, दो चीज के बीच क्या होता है? कंपैरिजन। मैग्निफिकेशन मतलब कंपैरिजन। इसमें क्या होगा? मैग्निफिकेशन, मिरर में मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, रेशियो ऑफ द इमेज ऑफ, मतलब समझिए कि कंपैरिजन किया जाता है कि इमेज का, जो इमेज जितना हाइट का बना है और ऑब्जेक्ट जितना हाइट का बना है, इमेज छोटा भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है। तो इन दोनों इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होता है? कंपैरिजन होता है, उसी को मैग्निफिकेशन बोला जाता है। और उसको डिस्टेंस के फॉर्म में दिखाना हो, इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के फॉर्म में, तो क्या होता है? मिरर में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है? h'/h = यहाँ पर मैं लिख के बता रहा हूँ, h'/h = -v/u। ये किसमें होता है? मिरर में होता है। मिरर में ये होता है। और लेंस में क्या हो जाता है? यही h'/h, या समझ लिए hi मतलब इमेज, और ऑब्जेक्ट बाई, यहाँ पर माइनस नहीं लगता है, v/u होता है। समझ में आया? ये डायरेक्ट हो जाता है। अब आते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे। यहाँ पर दूसरा है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? पावर ऑफ लेंस का मतलब होता है ना पावर। लेंस का पावर का मतलब क्या? कोई भी लेंस का कितना एबिलिटी है किसी लाइट को कन्वर्ज करने का। कन्वर्ज, ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है कोई लेंस
किसी लाइट, अगर लाइट आ रही है तो बहुत ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है यानी उसका एबिलिटी ज़्यादा है उस लेंस का, अगर थोड़ा सा कन्वर्ज कर रहा है यानी उसका एबिलिटी कम है। अब जरूरी नहीं है कन्वर्ज करने का, जितना एबिलिटी उसका डाइवर्ज करने का या कन्वर्ज करने का। द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज और लाइट इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, ठीक है। यूनिट क्या होता है पावर ऑफ लेंस का? द डायोप्टर। डायोप्टर क्या होता है? मीटर इनवर्स, ठीक है, मीटर इनवर्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है पावर ऑफ लेंस का? तो 1/f, ठीक है, 1/f होता है। ओके, पावर ऑफ लेंस का क्या होता है? 1/f। इसका क्या होता है? यूनिट, यूनिट हो जाता है, फोकल लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर, तो इसका क्या होगा? मीटर इनवर्स, क्योंकि f नीचे है, ठीक है। आगे आते हैं, उसके बाद डिफिनीशन आता है। लाइट चैप्टर में डिफिनीशन आपको याद कर लेना है। डिफिनीशन का मैं अलग से, मैं पहले ही बोला, डिफिनीशन का एक अलग से एक छोटा सा वीडियो बना होगा जिसमें हर एक तरीके डिफिनीशन, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, फोकस, और साथ साथ ये प्रिंसिपल एक्सिस, एपर्चर, ये सब क्या होता है मैंने सब अच्छे तरीके से बताया हुआ है। उसको एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा। लाइट चैप्टर में जितने डिफिनीशन है उस पर पढ़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं वेरी शॉर्ट आंसर में। एपर्चर, जैसे एपर्चर क्या होता है? तो इफेक्टिव डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरा, ये इलेक्ट्रिसिटी पे, है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ आएंगे, उसके बाद यहाँ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का ग्राफ पूछा जाता है कि ओम्स लॉ क्या होता है। सबसे पहले ओम्स लॉ जो होता है कि वो बताता है रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, कि कैसे अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो वो, जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं तो करंट पर कोई प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो उसका ग्राफ क्या होता है? उसका ग्राफ होता है स्ट्रेट ग्राफ, कि जब भी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं तो करंट भी क्या होता है? बढ़ता है ना। ये हम पढ़ाया है मैंने वीडियो में, जाके आप देख सकते हैं, अच्छे से समझना है तो, है ना। ओम्स लॉ का फॉर्मूला यहाँ पर ओम मीटर, ये सॉरी ओम, इसका क्या होता है? यूनिट, ये यूनिट हो जाता है। और साथ साथ ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या आता है यहाँ पर? भी प्रोपोर्शनल होता है आई के, प्रोपोर्शनल साइन जब हम लोग हटाते हैं तो आई आर। आर क्या होता है? रेसिस्टेंस कांस्टेंट। ये किस पे डिपेंड करता है? कंडक्टर पे। ये अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे, रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है ना। तो रेसिस्टेंस क्या होता है? कांस्टेंट आता है प्रोपोर्शनल को हटा करके। जब तक कंडक्टर नहीं चेंज होता है तब तक रेसिस्टेंस क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस आ ही गया। रेजिस्टेंस कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, कि जैसे जैसे हम लोग लेंथ बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस बनेगा, यानी आर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के। साथ साथ दूसरा क्या पढ़ते हैं? आर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, है ना। आर जो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कोई ये वायर है तो इसका एरिया कितना है ना। कोई वायर है तो उसका एरिया कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। तब यहीं से क्या आ जाता है? आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। अब इस प्रोपोर्शनल को जब हम लोग हटाते हैं तो क्या आ जाता है? रो का सिंबल। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? रो, इसको पढ़ते हैं हम लोग रो। ये क्या चीज पे डिपेंड करता है? ये कांस्टेंट होता है। प्रोपोर्शनल साइन हटा करके रो का लगाते हैं, ये कांस्टेंट होता है। कब तक? जब तक कि मटेरियल चेंज ना हो, और साथ साथ ऑल फिजिकल क्वांटिटी जो है वो सेम रहे, जैसे कि टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, तब तक ये कांस्टेंट। अगर मटेरियल जैसे ही चेंज होगा, कॉपर का है सिल्वर का हो जाएगा तो रो जो है चेंज हो जाएगा, है ना। इसको अच्छे से एकदम डिटेल में पढ़ाया है मैंने, उसको देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो रेसिस्टेंस कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है? सबसे पहला तो लेंथ पे, उसके बाद एरिया पे, उसके बाद साथ साथ इसके कारण ये मटेरियल पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे। तो रेसिस्टेंस 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, चार फैक्टर पे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे। उसके बाद आता है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से न्यूमेरिकल्स बनते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सीरीज कोई भी जो रेसिस्टेंस हो जब सीरीज में लगाया जाता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? R1, R ऐसे आता है ना कि RN आता है ना, RN अगर निकालना हो R1 प्लस R2, ये R मतलब रेसिस्टेंस R1 जितना भी लगाया होगा डैश डैश करके समझ लिए RN तक, है ना। और वही जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, 1/RN इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, है ना। इस टाइप के हो जाता है, ठीक है। ये रेसिप्रोकल
सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मैंने बता दिया। अब आते हैं हम लोग आगे, पावर। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से पावर भी इंपॉर्टेंट है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई, और उसको अलग अलग रूप में दर्शाया जाता है, P = वी आई। अब इसको मान लीजिए हमको V के फॉर्म में नहीं देखना है, तो V का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं ना, V = IR होता है। कहाँ से आया है ये, ओम्स लॉ से आया है। ओम्स लॉ से आया है, तो यहाँ पर V की जगह पर हम लोग IR लिख सकते हैं। अब ये दोनों आई क्या हो गया, I²R, तो पावर का फॉर्मूला एक और हो गया। तो ऐसे ही हम लोग आर भी नहीं देखना चाहते हैं, आई के फॉर्म में देखना चाहते हैं, ऐसे VI और I²R। अब मान लीजिए हम इसको ये कर दे, हम आई को नहीं देखना चाहते, आई में नहीं देखना चाहते, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर आई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, V/R। तो आई की जगह पर हम लिख देंगे V/R, और यहाँ पर R तो पहले ही से था, तो R एक आर से एक आर कैंसिल, तो V²/R। पावर का 3 फॉर्मूला, ये और ये 3 फॉर्मूला, VI और I²R, और साथ साथ V² P=V²/A, 3 फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। वहीं से आता है, वहीं से निकल के पावर से ही क्या निकल के आता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल के आता है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि आपके घर में कोई जो बल्ब है इतने देर तक चला तो कितना एनर्जी खपत किया, वो कॉस्ट निकालने के लिए आता है इलेक्ट्रिसिटी से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको जरूर याद कर लेना, पढ़ के जाना, प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। और उसमें एक और टॉपिक आता है इलेक्ट्रिसिटी में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि कोई भी चीज़ अगर इतने देर तक चलाया जाता है जिससे कोई जो मटेरियल है वो हीट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसमें एक और टॉपिक आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, है ना। तो ये जो टॉपिक है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीटिंग इफेक्ट, एक बार रीड कर देना, इसका डिफिनीशन आ जाता है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है ना, ठीक है। ये दोनों हो गया, लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। अब हम लोग आते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, दो चीज पूछा जाता है कि मैग्नेटिक ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर और मैग्नेटिक ड्यू टू सोलेनॉइड। अब स्ट्रेट कंडक्टर में क्या पूछा जाता है, उसका डायग्राम पूछ लिया जाता है, और बोला जाता है समझाने के लिए क्या बताना चाहता है कि स्ट्रेट कंडक्टर मान लीजिए है, अब इसे करंट हम लोग पास किए, जब हम लोग इसको चेक किए कि इसका जो ये डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है कैसे भाई, ऐसे ऐसे, तो उसमें दो रूल आते हैं। सबसे पहला राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। यहाँ पर स्ट्रेट कंडक्टर में जब ऐसे हम लोग ऐसे करंट जा रहा होता है ऐसे, तो करंट का डायरेक्शन किसे दिखाते हैं, करंट, इससे करंट, ये थंब से हम लोग क्या दिखाते हैं, करंट का डायरेक्शन। तो करंट का डायरेक्शन हम लोग ऐसे दिखाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा, कर्ल, जिधर कर्ल होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अगर इधर कर्ल होता है तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनता, इधर कर्ल हो रहा है यानी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, समझ में आया। तो इधर अगर करंट का डायरेक्शन है तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो वही चीज़ हम लोग स्ट्रेट कंडक्टर को जब हम लोग एक क्या बोलते हैं, एक सेटअप में, एक सर्किट में रख के चेक करते हैं, तो देखते हैं कि एक प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस पे जो ऐसे जब करंट जा रहा था तो कैसे सज जाते हैं, सब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सज जाते हैं, और करंट का डायरेक्शन जब बदल दिया हम लोग तो ऐसे होने लगे, पहले ऐसे थे फिर ऐसे होने लगे, ठीक है। सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड एक लंबे कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स जब इंसुलेटेड कॉपर के थ्रू, सोलेनॉइड के जैसे समझ लिए हैं। अब एक वायर को लेके हम बार बार लपेट दिए ऐसे, इसको क्या रैप कर दिया, है ना। तो कॉइल, सोलेनॉइड क्या होता है कि जब कॉइल को नंबर ऑफ टर्न्स दे देते हैं किसी ये क्या बोलते हैं कि सिलेंडर पे ऐसे कर देते हैं, टर्न दे देते हैं, उससे क्या फ़ायदा होता है, उससे मैग्नेटिक फील्ड का जो पावर है बढ़ जाता है, क्योंकि करंट जो है उसका बार बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, पहले ऐसे 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 बार बार डायरेक्शन चेंज होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। सोलेनॉइड में यही फ़ायदा होता है। और सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड अभी मैंने बताया, ऐसे जब था, ऐसे जब करंट जा रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रहा था, ऐसे बन रहा था गोल गोल। लेकिन जब आप ये सोलेनॉइड में देखिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का जब आप व्यू लीजिएगा, जब कैसे मैग्नेटिक फील्ड सजता है, तो वो एकदम पैरेलल होता है, एकदम सेम टू सेम होता है, किसके जैसे, बार मैग्नेट जैसे बनाता है, बार मैग्नेट जैसे ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अंदर से ऐसे बार मैग्नेट के कैसे ये उसका ये होता है कि इधर से आ रहा है, इधर से निकला, इधर से आ रहा है, ऐसे ऐसे एक पूरा सर्कुलर लूप बनाता है ना, पूरा मतलब कन्फर्म 360 डिग्री का एक लूप तैयार करता है बार मैग्नेट में, वैसे ही सोलेनॉइड में तैयार होता है पूरा लूप 360 डिग्री का सोलेनॉइड में, है ना।
सोलेनॉइड का क्या बात, नंबर ऑफ टर्न्स होता है, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा टर्न देने से। साथ साथ ये कैसा है इसका मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, तो एकदम बार मैग्नेट की तरह। राइट हैंड थंब रूल मैंने समझा दिया। राइट हैंड थंब रूल इसको बोलते हैं, ये करंट का डायरेक्शन है और जिधर कल करो मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पूछा जाता है। क्या होता है कि मान लीजिए जैसे कि तीन चीज़, ये लेफ्ट हैंड हो गया और तीनों का आप ये तीनों आप निकालेंगे, मिडिल फिंगर, ये फोर फिंगर और साथ साथ राइट, ये राइट जो थंब है उसको, है ना, लेफ्ट थंब। और उसके ये वो पहला वाला जो है, ये राइट लेफ्ट थंब जो है, ये क्या चीज़ दिखाता है, फोर्स को दिखाता है। किसको दिखाता है, फोर्स को दिखाता है। और ये जो है ये वाला ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है और ये वाला जो है करंट को दिखाता है। अगर मान लीजिए मैंने दो चीज़, इसमें से कोई तीन चीज़ है, इसमें से दो चीज़ देके पूछ दिया, हम बोले कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर साइड है, ऊपर साइड, और आपका जो ये करंट का डायरेक्शन वो इस साइड है, इस साइड। तो ऊपर साइड मैग्नेटिक फील्ड, करंट इधर, तो फोर्स किधर लगेगा, आपके तरफ लगेगा ना। तो पूछ दिया जाएगा आपको, ये दिया जाएगा, करंट दे दिया जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड दिया जाएगा, फोर्स पूछ लिया जाएगा, फोर्स दे दिया जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया जाएगा और बोल जाएगा करंट का डायरेक्शन बताइए। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझ में आ गया। इस वाले को, इसको हम लोग फोर्स दिखा, फर्स्ट है ना ये फर्स्ट, तो फर्स्ट से याद रखिएगा फोर्स। और मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट, एम से आप मिडिल नहीं चूज कीजिएगा, समझिएगा कि एम जब आएगा तो मिडिल नहीं चूज करना है, फिंगर वाला, फोर फिंगर वाला चूज करना है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इस फोर फिंगर से और करंट का ये बीच वाला है, ठीक है, करंट। राइट हैंड थंब लो फ्लेमिंग। और एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, अब ये भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, नहीं ये क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन देख पूछा, साथ साथ शॉर्ट आंसर में पूछ दिया जाता है कि एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, एसी का डीसी के ऊपर क्या है। सबसे पहले एडवांटेज क्या है एसी का, ये लेस एक्सपेंसिव होता है डीसी से, सबसे पहला लेस एक्सपेंसिव होता है डीसी से। साथ साथ इजी टू जनरेट, ये एसी जो होता है आसानी से जनरेट, इसको हम लोग तुरंत अच्छे से जनरेट कर सकते हैं, जल्दी जनरेट कर आसान होता है डीसी से। और तीसरा क्या है, ये एसी को हम लोग बहुत दूर तक ट्रांसमिट कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, लेकिन डीसी को वैसा नहीं पहुंचा सकते हैं। इसमें एनर्जी जो खपत होता है एसी में वो बहुत कम होता है डीसी के मुकाबले। साथ साथ पावर जो खर्च होता है एसी में वो कम होता है डीसी के मुकाबले। ये 5 चीज मैंने बता दी आपको, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ये सिर्फ 2 मार्क का पूछा जाता है, या तो आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा इसमें, या वेरी शॉर्ट आंसर में। ह्यूमन आई का डायग्राम पूछ सकता है 2 मार्क में, डायरेक्ट यही पूछ दे, डायग्राम बनाइए ह्यूमन आई का और सब इंपॉर्टेंट जो पॉइंट इसमें पार्ट्स होते हैं उसको दर्शाइए, है ना, डायग्राम। और उसमें डिफेक्ट पूछा जाता है, तो 3 डिफेक्ट होते हैं और उसका करेक्शन कैसे होता है, देखिए 3 डिफेक्ट होते हैं। सबसे पहला मायोपिया को बोलते हैं नियर साइटेडनेस, यानी नियर का मतलब ये नहीं समझ लिया नियर दिया है तो नज़दीक वाला चीज़ नहीं दिखता है, नज़दीक वाला चीज़ दिखता है, दूर वाला चीज़ उल्टा होता है। मायोपिया यानी नियर साइटेडनेस, है ना, एम के बाद क्या आता है एन, तो मायोपिया नियर साइटेडनेस, है ना। तो मायोपिया में नज़दीक की चीज़ें दिखते हैं, दूर की चीज़ें नहीं दिखते हैं। इसको सही करने के लिए कौन सा लेंस ये किया जाएगा, तो कॉनकेव लेंस, कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है मायोपिया को सही करने के लिए। और दूसरा आता है हाइपरमेट्रोपिया में उसको फार साइटेडनेस बोलते हैं। फार साइटेडनेस का मतलब ये नहीं कि दूर की चीज़ें नहीं दिखते हैं, इसमें नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखते हैं, दूर की चीज़ें दिखती है ना। तो इसको सही करने के लिए, हाइपरमेट्रोपिया को सही करने के लिए कौन मिरर आता है, तो कॉन्वेक्स मिरर। कौन मिरर आता है, कॉन्वेक्स मिरर। उसके बाद आता है प्रेस बायोपिया। ये एज के साथ हम कोई चीज़ जो है सामने जब लाते हैं ना हम लोग तो नहीं दिखता है, सामने जब लाते हैं तो नहीं दिखता है। एज के साथ 40 जैसे 40 एज आता है तब जब बूढ़े होने लगते हैं तो उसमें क्या होता है सॉरी, तो उस समय हम लोगों को थोड़ा कम दिखने लगता है। तो प्रेस बायोपिया डिस्टेंस वाला भी हो सकता है, दूर वाला नहीं दिखे, या नज़दीक वाला भी नहीं दिखे, या कोई नहीं दिखे, ना नज़दीक वाला दिख रहा है ना दूर वाला, ये है ना, सर डिस्टेंस में है वो नहीं दिख रहा है, ना नज़दीक है वो नहीं दिख रहा है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं, अब इसमें ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, डायग्राम और फंक्शन उसका सब याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, मायोपिया में हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज़ क्यों किए हैं। कॉनकेव लेंस क्या करता है, कॉनकेव लेंस डाइवर्ज कर देता है लाइट। यहाँ पर कॉनकेव लेंस है तो यहाँ पर लाइट पड़ेगा तो क्या करेगा, लाइट को डाइवर्ज कर देता है, डाइवर्ज। तो मायोपिया में क्या होता है ना, इमेज बनना चाहिए बाद में, इमेज रेटिना पर बनना चाहिए। ये रेटिना है, ये मान लीजिए रेटिना है, आँख है, यहाँ रेटिना है, तो इमेज कहाँ बन जाता है, यहीं पे बन जाता है, पहले ही बन जाता है। तो
ये कॉनकेव मिरर का काम क्या है, फैलाना, दूर तक ले जाके। तो दूर वाला काम कौन करेगा, कॉन्वेक्स मिरर तो नहीं कर सकता है क्योंकि वो पहले ही कन्वर्ज कर देगा। डाइवर्ज कौन करता है, कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉनकेव लेंस, माफ कीजिएगा, कॉनकेव लेंस डाइवर्ज कौन करता है, कॉनकेव लेंस डाइवर्ज करता है। इसीलिए दूर यहीं पर इमेज बन जा रहा था, तो इमेज को हमको रेटिना पर बनाना है, तो इसीलिए हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज किए। और हाइपरमेट्रोपिया में हम लोग क्या होता है, फार साइटेडनेस, जिसमें दूर की चीज़ें तो दिखती है, नज़दीक की चीज़ें हम लोग को नहीं दिखती है। तो हम लोग को नज़दीक के चीज़ें दिखना है, तो क्या हो जाता है, ये रेटिना है तो रेटिना का पीछे बन जाता है इमेज, तो पीछे बन जाता है, दूर बन जा रहा है, तो हमको नज़दीक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी बताए ना कि कन्वर्ज कौन करेगा, कॉन्वेक्स लेंस, तो उसका यूज करेंगे। ठीक है, बता दिए अच्छे से। प्रिज्म पे आते हैं। प्रिज्म में डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन मतलब क्या होता है, बिखरना, डिस्पर्सन मतलब बिखरना होता है, टूट के बिखरना, है ना, शीशे का था दिल मेरा। अच्छा देखो, प्रिज्म मतलब क्या होता है, टूट के बिखरना। कोई एक, जैसे प्रिज्म है, प्रिज्म में ये प्रिज्म है, मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, ये लाइट आया तो लाइट क्या होता है, स्प्लिट अप इनटू 7 कलर्स, 7 कलर्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेनबो, या जिसको विबग्योर के नाम से, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड, विबग्योर होता है ना, पढ़े ना, VIBGYOR, विबग्योर, यहीं से क्या आता है, रेनबो, विबग्योर आता है ना, रेनबो। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, बिखरना। तो ये प्रिज्म में जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है ना, कि लाइट जाता है, बिखर जाता है, उसका डायग्राम पूछ सकते हैं ना, डायग्राम। और साथ साथ वो मान लीजिए एक ये भी पूछेगा कि रेन ड्रॉप्स जो होता है ना, रेन ड्रॉप्स में कैसे डिस्पर्सन, रेनबो कैसे क्रिएट होता है। वो जो रेन ड्रॉप्स छोटा छोटा होता है ना, वो एक प्रिज्म की तरह काम करता है, और जब उस पर लाइट पड़ता है ना, सनलाइट, तो उसी के कारण जब बारिश खत्म हो जाता है, तो बारिश के बाद हमको क्या दिखाई देता है, रेनबो। समझ में आया। उसके बाद हम लोग आते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। अब रिफ्रैक्शन कैसे होता है, रिफ्रैक्शन, प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है, सिंपल सी बात है, ये इसका डायग्राम आप अच्छे सीख लीजिएगा। इसमें डायग्राम आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से डायग्राम पूछ सकते हैं ना। ये सारा चीज मैंने आपको समझा दिया। समझिए कि आधा चैप्टर तो मतलब 60-70% मैंने फार्मूला के साथ ये सारे टॉपिक्स को समझा दिए, 80% ये पूरे चैप्टर को समझा दिया, बस एक छोटे से लेक्चर में, है ना। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, है ना। आपकी सपोर्ट की हमको बिल्कुल ज़रूरत है, आप सपोर्ट कीजिएगा तभी मैं आगे आऊँगा। और मेरा पढ़ाने का तरीका कैसे है आप खुद बताइए, कमेंट में इंतजार कर रहे हैं हम आपका कि आप हमसे जुड़िए और कमेंट बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जोर शोर से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।